दर्शकों नमस्कार। इस समय आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कार्यक्रम द रिज शो। द रिज शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे साइबर अपराधों से रहे सावधान। जी हाँ, साइबर अपराध आज के समय की बहुत बड़ी चुनौती है। हम जानते हैं कि ऑनलाइन हैकिंग के माध्यम से साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता है। बात चाहे ईमेल हैकिंग की हो, फेसबुक या व्हाट्सएप आईडीज़ की हैकिंग की हो, फिशिंग की हो, आपके बैंकिंग डेटाज के कॉम्प्रोमाइज़ करने की हो, या फिर अन्य ऑनलाइन मोड्स की हो जिसके द्वारा साइबर अपराध होते हैं। साइबर अपराधों के माध्यम से हमें किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं और हम कैसे अपना बचाव इन अपराधों से कर सकते हैं, किन किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए ताकि हमारे जितने भी ऑनलाइन मीडिया के जो सोर्सेज हैं, चाहे वो गैजेट्स हैं, चाहे ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से कम्युनिकेशंस के अन्य साधन हैं, इनका सुरक्षापूर्वक इस्तेमाल करते हुए हम अपने आप को साइबर क्राइम से बचाते हुए अपने जो रोज़मर्रा की कार्यवाही है, दिनचर्या है, उसको सुरक्षित तरीके से चला सकते हैं। तब आपका शुभ नाम? आशिता शर्मा। आपका जी? मेरा नाम शीतल शर्मा। आपका? सरोज शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? हम यहीं के शिमला। जी हाँ, कई बार आपके पास इस तरह की कोई साइबर अपराध से रिलेटेड कोई इस तरह की कॉल आई हो कि आप अपना आपकी ये लॉटरी निकली है, कोई ऐसा हुआ? जी। तो आपने फिर क्या किया उसमें? मैंने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। जी। तो अगर कोई इस तरह की ठगी से संबंधित साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम इतने सारे सोशल मीडिया के गैजेट्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए। जब तक आपकी तरफ से कुछ आपने कोई एक्शन ना लिया हो तब तक अगर हमें कोई भी ऐसा मैसेज या कॉल आए कि आपको कोई भी लॉटरी लगी है या कुछ भी, तो हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए जब तक हमने अपनी तरफ से कोई एक्शन ना लिया। जी। जो हमारी गूगल होता है वो एक बहुत सिक्योर ऐप है, और जब हम ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें अगर आपको कोई ऐसी डिटेल दिखती है जो इनएप्रोप्रिएट है, जो एजुकेटेड लोग हैं उनको अपने पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए कि अगर आपको ऐसी चीज़ दिख रही है या फिर ऐसा कुछ मिल रहा है तो उससे पहले कंफर्म करो कि आप अपने बैंक से रिलेटेड, उससे अगर बैंक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप उसको जाके बैंक से कंफर्म करो, उसके बाद ये एक्शन लो। बिकॉज साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे, तो उसकी अवेयरनेस फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। बस सर, आपको रिस्पॉन्स नहीं देना है, उन चीज़ों को नहीं फॉलो करना है, औरों को भी बताना है। जब आपको पता आप किसी चीज़ के बारे में नहीं कंफर्म हो पूरी तरह भी ये चीज़ क्या है क्या नहीं है, तो उसके ऊपर आप ऐसे ही क्लिक मत करो या कुछ भी। और नहीं आपको अगर ज़्यादा पता है तो अपने फ्रेंड से, अपने बच्चों से या किसी से भी आप पूछ सकते हो। अगर जैसे ज़्यादातर जो ओल्ड लेडीज़ इस चीज़ का शिकार बनती है, उन लोगों को नॉलेज नहीं होती उसके बारे में। तो मुझे भी कई बार ऐसे आए, क्या नाम है, कॉल्स भी आई हैं और ऊपर से ऐसे लिंक भी हुए कि आपकी ऐसे लॉटरी लगी है। जी। हाँ, आप कई बार बहुत वो हुआ है, पर हम जब बच्चों ने बताया कि ऐसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है कुछ भी, अपना OTP अगर कुछ भी आए तो मतलब ये सारे फ्रॉड होते हैं। तो साइबर अपराधों से हम खुद को भी बचाव कर सकते हैं और साइबर अपराधियों को हम सबक भी सिखा सकते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पर्यटक हैं, घूमने आए हैं। सर, आपका शुभ नाम? महेश रुस्तगी। जी। कहाँ से आए सर आप? दिल्ली से आए। और आपका शुभ नाम? सविता रुस्तगी, दिल्ली से आए हैं। क्या करते हैं मैम आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। और आप सर? मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ। साइबर क्राइम्स के जो मैसेजेस नॉर्मली आते हैं दिल्ली में, जैसे आजकल आ रहे हैं, BSES है हमारा जो बिजली का वो है डिपार्टमेंट, उसमें ये दे देते हैं कि आपकी 9:30 बजे आपका पावर कट हो जाएगा, आप इतने पैसे हमसे कॉन्टेक्ट करिए और इतने पैसे जमा कराइए। ये बहुत कॉमन है और वो लोग पकड़े भी गए हैं कुछ, तो ये बहुत कॉमन है। हमारे पड़ोस में बिल्कुल बराबर में जो फ्लैट है उनके साथ ये 2.5 लाख रुपए के करीब उनके निकल गए थे। तो दिल्ली आए हुए थे, उन्होंने रिपोर्ट देखा बिजली कट जाएगी तो उन्होंने जो इमीडिएटली जो है वो उनका फ़ोन कॉल किया। फ़ोन कॉल करते ही उनके अकाउंट से जो है पैसे निकल गए। तो उन्होंने रिपोर्ट किया साइबर क्राइम वगैरह को। दूसरा जो साइबर क्राइम का एक वो होता है, आपका क्रेडिट कार्ड इशू हो गया है, आप इनको कांटेक्ट करिए और आपका हमने इशू कर दिया है। तीसरा होता है आपका क्रेडिट का स्कोर आपका बढ़ गया है, आप हमसे लोन वगैरह लेने के लिए कांटेक्ट करिए। चौथा होता है कि आपका KYC नॉर्म्स का काफ़ी कॉमन है कि KYC आप अप टू डेट करिए, ये फॉर्मेलिटीज़ है, आप अपना आधार कार्ड रखिए, ये रखिए, और जैसे ही आप शुरू करते हैं आपका शुरू हो जाता है। साइबर क्राइम्स की डिफरेंट साइट्स दी हुई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है, स्टेट्स लेवल पे भी है, कि जो आपका मेन अकाउंट है जिसमें ज़्यादा पैसे हैं उसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह न लीजिए, उसको अलग रखिए। आप जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं या कोई भी कार्ड आपका है, सुविधा कार्ड है और भी है, उसको उसमें आप थोड़ा पैसा रखिए,
ठीक है, तो वो एक उससे बचाव हो जाता है। और मेन पैसा ऐसा रखिए जिसमें सेविंग अकाउंट में, जिसमें आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या जो आपका केवाईसी आपने कर रखा है बैंक का, लेकिन उसमें आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ताकि उसका फ्रॉड जो है आपसे कम, या इंटरनेट बैंकिंग भी नहीं लीजिए उसमें, या फिर उसमें जो पैसा पड़ा उसको एफडी में कन्वर्ट कर दीजिए, एफडी में कन्वर्ट कर दीजिए। आप क्या करते हैं? अच्छा, मैं हाउस वाइफ हूँ जी। अक्सर हम देखते हैं कि हाउस वाइफ्स के साथ जो है ज्यादा इस तरह के कॉल्स आते हैं और ज्यादा ठगी के शिकार भी होती है। कैसे? बहुत सी इन बातों के अंदर जल्दी से आ जाती है, इसलिए हाउस वाइफ के साथ किया जाता है। तो जैसे कि महेश रुस्की जी ने बताया कि रिटायर्ड बैंकर है, तो इनके दिमाग में एकदम बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, वो उन्होंने बता दिए। उसके अलावा एक और बड़ा पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, तो लेडीज़ के पास मोस्टली बहुत आता है कि ये आपकी लॉटरी निकली है, ये इतने हजार की है। आप यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से कि भैया अपना अकाउंट नंबर दो और ये कुछ ही घंटों में आपके पास ये पैसा आ जाएगा। तो बहुत सारी लेडीज उसमें एकदम से सोचती हैं कि ये हमने कहीं लॉटरी में लगाया था, लेकिन ये कह रहे हैं, तो एकदम से वो अकाउंट नंबर डाल दिया। जैसे अकाउंट नंबर डाल देगा तो जब ही आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट खाली हो गया। ये बहुत बड़ा और बहुतों के साथ में हुआ है। आपका कोई अनुभव रहा हो साइबर अपराध से रिलेटेड? जैसे कि मैं PSU बैंक में वर्कर हूँ अभी जी। तो रूटीन में हमारे पास कस्टमर की कंप्लेंट आती है कि उनके पास कॉल्स आ रहे हैं या वो उनसे अपना बैंक की डिटेल मांग रहे हैं, या कुछ जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं लॉटरी विनिंग के कि आपको 10 लाख की लॉटरी है, आप अपनी बैंक डिटेल शेयर करो। तो कोई भी इंस्टेंट मनी के लिए किसी के साथ भी अपनी पर्सनल ID प्रूफ्स या बैंकिंग डिटेल ये शेयर नहीं करनी चाहिए हमें। और बैंक के रिलेटेड ऐसा है कि वो आपसे आपके कार्ड नंबर के बारे में पूछते हैं कि हम बैंक से ही फ़ोन कर रहे हैं और आपका कार्ड अपडेट हो रहा है, उसके लिए आप अपना नंबर बता दीजिए, और उसके बाद वो OTP भी पूछ लेते हैं और कस्टमर के अकाउंट से डायरेक्ट पैसा चला जाता है। उसके बाद वो कंप्लेंट करते हैं। कोई भी बैंक के रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल आपको आपकी कार्ड डिटेल के लिए फ़ोन नहीं करेगा कभी भी। बिल्कुल सही बात। सर, साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है, तो तुरंत उसे फ़ोन करके उन्हें सूचित करना चाहिए। ऑनलाइन भी इसको अपने सूचित कर सकते हैं और बैंक कंप्लेन भी करनी चाहिए। सर, डेबिट कार्ड ही मेन इसका रहता है। डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो पैसा उठाते हैं। आप अपना CVV नंबर जो रहता है पीछे और बैंक और जो डेबिट क्रेडिट कार्ड है उसके आगे अपना नंबर रहता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करे। बैंक आपको कभी नहीं बोलता कि आप मेरे को ये नंबर बताइए। जो टीनेजर्स होते हैं उनके थ्रू ज़्यादा होता है ये, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस बारे में गाइड करना चाहिए कि किसी से डिटेल ना शेयर करें, बिकॉज बच्चों में थोड़े लालच की वजह से वो नई नई ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। ऐप्स पे भी वो अपनी कार्ड डिटेल ऐड कर देते हैं, या कुछ ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए वो बहुत सारा पैसा स्पेंड कर देते हैं। तो अपने पेरेंट्स को बच्चों के डेली फ़ोन का रूटीन की उनको जानकारी होनी चाहिए, वो किस तरह की साइट्स विजिट कर रहे हैं। ये क्लोनिंग आपने एक नई टर्म यूज किया, क्लोनिंग से कैसे हैकिंग हो सकती है किसी भी व्यक्ति के फोन की? ऐप है एनीडेस्क ऐप उसको बोलते हैं, एक ऐप है। उसमें क्या है कि आप दूसरे किसी का मोबाइल अपने उसकी जो पूरी स्क्रीन है वो आप अपनी मोबाइल पे ला सकते हैं। ठीक है, उससे लाके वो अपने मोबाइल में क्या कर रहा है, आपने अपना उसमें डाटा डाला, नंबर डाला, पासवर्ड डाला, तो वो सब मैं देख सकता हूँ। वो सब देख के वहीं से मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। तो कैसे एक आम जनमानस को पता लगेगा कि उसका फ़ोन हैक हो चुका है और उससे अब वो खतरे के जोन में है? सर, उसको पता भी नहीं लगेगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। जब उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा तब उसको मालूम पड़ेगा कि आपका फ़ोन हैक हो चुका था, उससे पैसे निकल चुके थे। उसके बाद ही उसको मालूम पड़ेगा, तब तक उसको नहीं मालूम पड़ेगा। अगर उसने ऐप इंस्टॉल कर लिया या उसके अंदर ऐसा वायरस एंटर हो गया है तो आपको नहीं पता, पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद में वो पता लगता है। तो इसीलिए नीट एंड क्लीन सर फ़ोन को रखना चाहिए। ऐसी कोई ऐप नहीं फ़ोन में इंस्टॉल करना है जो कि मतलब जेन्युइन नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है कहीं। जी, आप लीगल एडवाइज़र है, कानूनी जानकारी आप रखते हैं। साइबर क्राइम अगर किसी के साथ होता है तो इसमें कौन कौन से ऐसे कानूनी प्रावधान हैं जिसके तहत जो है उनको सज़ा हो सकती है, दंड हो सकते हैं, और कैसे हमें जो है एक साइबर ठग को सबक सिखाना चाहिए? इसे इसमें क्या होता है सर कि जो ये साइबर क्राइम करने वाले तो सर ये बहुत शातिर होता है सर, और इनको पकड़ पाना भी मुश्किल होता है क्योंकि इनकी कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं होती है। ये कहाँ से अपराध कर रहे हैं, किसके साथ कैसे हो रहा है, इसका पता नहीं लग पाता है। तो इसके लिए क्या होता है सर, इसमें अपने सूचना प्रौद्योगिकी IT एक्ट भी बना हुआ है और उसके तहत अपने FIR दर्ज भी करवा सकते हैं। और ज़्यादातर जो हमारे देखने में या जो वहाँ केस वगैरह जो लोग आते हैं उसमें ये होता है कि जैसे वो किसी को फ़ोन करते हैं कि आपको 25 लाख की या 50 लाख की लॉटरी निकली है और अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप हमारे अकाउंट में इतने रुपए जमा करवाओ।
तो वो जो भोले वाले लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो वो लोग उनको वहाँ पैसे दे देते हैं। तो पैसे देने से उनके साथ ये साइबर क्राइम हो गया है, अपराध हो गया है। अब उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें क्या। जो हमारे अकाउंट से पैसे निकले हैं या जो हमने पैसे उनको डलवा दिए, क्या हम उनको वापस रोकें या कैसे हमें वापस मिलेंगे या कुछ होगा या नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से उसमें क्या होता है कि आप उसके लिए एक उनका हेल्पलाइन नंबर होता है जो बैंक जारी करता है और ये होता है, तो साइबर अपराध के लिए उस पर आप देखकर अपनी पेमेंट को 24 घंटे के अंदर अंदर रोक सकते हैं। वो पेमेंट उनके पास नहीं पहुंच पाएगा और वो आपको वापस मिलने के भी चांसेस रहते हैं। और उसके बाद आप सबसे इसके लिए आप FIR भी दर्ज कर सकते हैं, ताकि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है तो आप अपने नज़दीकी थाने में जाकर और वहाँ पर अपना मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। दर्शकों, अभी हम भारतीय स्टेट बैंक के शिमला शाखा के पास हैं। हम बात करेंगे इस शाखा के मुख्य प्रबंधक तरुण हिमराल से और जानेंगे कि बैंक के उपभोक्ताओं के साथ कौन कौन सी साइबर ठगी की संभावनाएं रह सकती है और बैंक के जो ग्राहक है वो कैसे साइबर ठगी से अपने आप को बचा सकते हैं। आइए जानते हैं तरुण हिमराल से उनके अनुभव। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो ये ठगी करने वाले लोग हैं ये नए नए तरीके अपना रहे हैं। जैसे सबसे पहले क्या रहता था, पहले कॉलिंग की जाती थी, रैंडम कॉलिंग होती थी कस्टमर्स को। किसी भी बैंक में खाता तो आज की डेट में किसी ना किसी का किसी बैंक में होता ही है, तो रैंडम कॉलिंग करके वो उन लोगों का जानना चाहते हैं कि उनका खाता कहाँ है। KYC अपडेट के नाम पे बहुत फ्रॉड कॉल्स होती है कि आपका KYC अपडेट नहीं हुआ है, आपको ये सबमिट करना है, तो उसमें वो डिटेल्स मांगते हैं कस्टमर से। एक तो वो तरीका है। एक ATM के नाम पे करते हैं कि आपका ATM ब्लॉक हो जाएगा, उसके लिए फिर वो पूरे ATM कार्ड की डिटेल लेके CVV नंबर, उसका एक्सपायरी डेट से सारी चीज़ जब लेते हैं तो OTP भी इवन शेयर कर देते हैं। तो वो OTP शेयर करने के बाद कस्टमर के खाते को पैसा डेबिट हो जाता है। तीसरा तरीका होता है मैसेज के थ्रू। मैसेज आता है, उस पर कोई लिंक होता है, लोग क्या करते हैं कि ठीक है जी लॉटरी लगी है, तो वो लिंक पे क्लिक कर देंगे और उस लिंक से कुछ ना कुछ अपनी डिटेल उसमें एंटर कर देंगे और वो उनकी डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो उनका अकाउंट वैसे डेबिट हो जाता है। चौथा एक नया तरीका आजकल उन्होंने किया है, जो लॉटरी स्कीम वो आपको कॉल नहीं करेंगे, एक ऑडियो क्लिप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर देंगे और वो इतना जेन्युइन लगता है कि वो सच में आपकी लॉटरी लगी। उसमें अमिताभ बच्चन की फोटो रहेगी, पूरा लगेगा कि KBC आपने लॉटरी 25 लाख रुपए उसमें जीते हैं। वो अपना नंबर शेयर कर देते हैं। आप उस पर जब वापस कॉल करते हैं तो आपको इस तरह से वो बात का आपसे करेंगे कि आपको लगेगा कि जेन्युइन है। और उनका हमेशा प्रीटेक्स्ट क्या रहता है कि जी आप 25 लाख लगे हैं, आप इतना पैसा जमा कर दीजिए, आपका पैसा खाते में आ जाएगा। तो ये तरीके उन्होंने अपना रखे। और एक रिसेंट जो लोगों ने द्वारा एक नया तरीका और स्टार्ट कर दिया OLX पे। जैसे हम यहाँ पे इतना शिमला में नहीं रहता है, लेकिन चंडीगढ़ जैसे शहरों में, मेट्रो शहरों में OLX के थ्रू लोग अपनी चीज़ें बेचने के लिए OLX पे फोटोज़ या डाल देते हैं कि ये हमने बेचना है। तो लोग उनको जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो वहाँ से कॉल करते हैं कि मुझे आपकी चीज़ पसंद आ गई है, मैं आपको 25,000 का कोई सामान हमने डाला है कि 25 में बेचना है, तो बोलेगा मैं आपको 10% 2500 रुपये दे रहा हूँ, तो आप मेरे को ये सामान भेज दीजिएगा। ठीक है, वो क्या करते हैं, लेकिन वो UPI के मेथड से, UPI में दो चीज़ें रहती है, रिसीव एंड कलेक्ट, मतलब सेंड एंड कलेक्ट वाला। तो कलेक्ट फीचर में क्या होता है, आपकी डिटेल लगती है, तो लोग भी उसमें वो डिटेल डाल देते हैं, तो UPI के थ्रू अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो मेरी लोगों से कस्टमर्स जितने भी हैं, मेरी यही आग्रह है कि कभी भी अपने खाते की कोई भी जानकारी किसी के भी साथ शेयर मत कीजिए। अगर वो कह रहे हैं हम बैंक से बोल रहे हैं, आप उन्हें कहिए कि हम बैंक चले जाएंगे, जो भी हमारा KYC अपडेट करना है हम बैंक में अपडेट कर देंगे। दूसरी चीज़, अगर आपकी कोई भी लॉटरी लगी है, उसमें आपको कहते हैं टोकन मनी जमा कर दीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको बेशक ये कह दीजिए कि आप मुझे काट के पैसा भेज दीजिए, अगर मुझे 25 लाख में से 25,000 देना है, आप उतना काट के भेज दीजिए, वो आइंदा से आपको कॉल नहीं करेगा। और ATM कार्ड की कोई भी डिटेल, कुछ भी, नॉट इवन कार्ड नंबर, CVV, कोई भी डिटेल शेयर नहीं करनी है। और अगर गलती से आपने कुछ हद तक की डिटेल शेयर कर दीजिए तो इमीडिएटली अपना कार्ड ब्लॉक करा दीजिए। SBI के ग्राहकों के लिए नए रिसेंट टोल फ्री नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, 1800-1234। ये ईजी टू रिमेंबर है। और दूसरा है 1800-2100। इमीडिएटली इस पर कॉल करिए। पहली ऑप्शन आपको इसमें यही पूछी जाएगी, अपना ATM, UPI, INB ब्लॉक करने के लिए ये दबाएं, तो आपका इमीडिएटली ATM भी आप ब्लॉक कर सकते हैं, UPI को आपको लगता है UPI भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वो भी ब्लॉक कर सकते हैं। इन केस अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो एक साइबर टोल फ्री नंबर है 1930, आप उस पर तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कीजिए और उसके बाद जो FIR रजिस्टर आप करेंगे उसकी कॉपी अपने जो भी आपका शाखा है
जहाँ पे भी आपका खाता है वहाँ पे एफआईआर की कॉपी के साथ एक एप्लीकेशन रहती है, वो दे दीजिए। उसमें फिर आगे इन्वेस्टिगेशन होती है और देखा जाता है कि कस्टमर की क्या गलती थी क्या नहीं थी, उस हिसाब से उसका एसओपी रहता है। तो उस हिसाब से कस्टमर का अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ डिटेल कस्टमर ने पूरी नहीं की, फिर भी डेबिट कुछ हो जाता है, तो वो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें फिर पैसा देखा जाता है कि रिफ़ंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। कुछ साल पहले कसुमटी शाखा में जब मैं था कार्यरत, तो वहाँ पे एक केस आया था, कस्टमर को कॉल आया था और कस्टमर बात कर रहा था, वो कुछ उससे जानकारियाँ ले रहा था। तो कस्टमर ने मेरे को फ़ोन पकड़ा दिया कि सर इसमें कोई मैसेज इनको बताना है। तो मुझे शक हो गया, तो मैंने जैसे ही उनका मैसेज खोला तो उसमें OTP आया हुआ था। तो मैंने उनसे बात की, जो दूसरी तरफ से बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि मैं इस फलाना शाखा से बात कर रहा हूँ, मैं SBI से बात कर रहा हूँ इस शाखा से। तो जैसे ही मैंने बताया कि आप कस्टमर को फ्रॉड कर रहे हो, मैं भी SBI में हूँ, तुरंत उन्होंने फ़ोन काट दिया। और एक केस मेरे साथ भी हुआ था, मतलब मुझे कॉल आया था तो मुझे तो पता था कि ये फ्रॉडस्टर है, लेकिन मैंने फिर इमीडिएटली उसमें अपना वो जो भी डिटेल आई थी उनकी, उस नंबर की एक हमारा साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्टर कर दी थी डिटेल, सो डैट कि वो आगे फिर इंक्वायरी करते हैं किसके नाम रजिस्टर्ड मोबाइल है। उससे होता ये है कि एटलीस्ट वो किसी और के साथ फ्रॉड ना कर पाए। पर जो ऐसे फ्रॉडस्टर होते हैं वो जनरली फेक सिम्स यूज़ करते हैं, पर फिर भी आपको रजिस्टर कर लेना चाहिए कि क्योंकि अगर हम शिकायत ही दर्ज नहीं करेंगे तो हो सकता है वो किसी और को आगे शिकार बना दें। कि वो तुरंत ही उनको 1930 पे एक तो कंप्लेंट करनी चाहिए और FIR जरूर रजिस्टर करनी चाहिए, क्योंकि बैंक जो भी कार्रवाई आगे करेगा वो FIR के बेसिस पे करेगा। उसका पूरा SOP बना रहता है, वो हमारे को कंप्लेंट देगा कि ऐसे ऐसे मेरे खाते से पैसे कट गए थे, तो उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है बैंक के द्वारा। और अगर वहाँ पाया जाता है कि नहीं कस्टमर का कोई इसमें इस तरह की गलती नहीं थी, तो उसमें फिर केस टू केस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि उनको पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ये देखा गया कि कस्टमर ने सारी चीज़ें इवन OTP तक बता दिया है, तब उसमें चांसेस कम रहते हैं कि कस्टमर को मिल जाए। पर फिर भी अगर जितना जल्दी हम कंप्लेंट करेंगे तो जो फ्रॉडस्टर ने कहीं आगे पैसा भेजा होगा या कुछ शॉपिंग की होगी तो इमीडिएटली उसको स्टॉप किया जा सकता है। तो जहाँ भी अगर वो स्टॉप हो जाता है और वो पैसा आगे पार्टी को पहुँचा ही नहीं, जिसके उन्होंने विड्रॉ नहीं किया या किसी ई-कॉमर्स कंपनी से उन्होंने सपोज कुछ मंगा दिया फ्लिपकार्ट से या किसी से, तो अगर वो हमने स्टॉप कर दिया तो वो उस कंपनी से वापस भी मंगाया जा सकता है। उस केस में कस्टमर का पैसा रिफंड हो जाता है। दर्शकों, आम लोगों के अनुभव से हम जान पा रहे हैं कि साइबर अपराधी किस हद तक साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्हें लोगों के नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस अपना काम करना है और वो बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। कॉल भी बहुत आती हैं और मेल भी बहुत आती हैं। ज़्यादातर मेल्स में ये लिखा होता है कि जी आपके नाम ये एक जैकपॉट लग गया है, आप जो है इस लिंक पे क्लिक करो, इस लिंक पे क्लिक करो तो जो है आपको इतना पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बट ये तय बात है, देयर इज़ नथिंग फ्री, कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती है। और जो इस तरह के खासकर मेल पे या आपके व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे कोई भी मैसेज ये आता है कि आपको कुछ बेनिफिट देने वाला है, तो कोई बेनिफिट देने वाला नहीं, ये तय बात है। साइबर अपराध से रिलेटेड कोई इस तरह की कॉल्स आपको आई? हाँ, बहुत आती हैं कॉल्स। कैसे आप अपना बचाव करते हैं, क्या करते हैं आप? नहीं, मैं तो उनको डांट देती हूँ कि भाई मुझे तो नहीं कैसे OTP भेजना, अपना कुछ नहीं भेजना मुझे। हमें इससे बचना चाहिए, हमें ऐसे भी किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए और OTP तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे हम देखते हैं कि हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हाँ जी, और इसमें हमने तरह तरह के ऐप्स डाउनलोड किए हुए हैं, हाँ, और कई बार हमें ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि आप इस लिंक पे क्लिक करिए, आपको ये ऑफ़र है। तो इससे कैसे लगता है कि हम अपना बचाव कर सकते हैं? उस लिंक पे तो बिल्कुल भी क्लिक ना करें। हमारे को कॉल भी रिसीव, अगर हम कॉल रिसीव करते हैं तो अगर वो हमसे कोई डिटेल्स मांगते हैं, ATM नंबर या कुछ भी OTP वगैरह, हमें नहीं करना चाहिए शेयर। उससे हमारा ही नुकसान होता है, फिर वो हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स खाली कर देते हैं। अगर हमारे को हम कॉल रिसीव भी करते हैं तो अगर हमारे को लगता है कि वो फ्रॉड है तो एक तरह से हमारे को 30 सेकंड से ज़्यादा कॉल नहीं रिसीव करनी चाहिए। वो हमारा हैक कर लेते हैं इस तरह से फ़ोन, 30 या 40 सेकंड्स होते हैं, उससे हमारे को ज़्यादा रिसीव नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको साइबर क्राइम के प्रति कुछ सावधानियां बतलाऊंगा, जिसके बारे में आपने जो डूज़ एंड डोंट्स एडहेयर करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज के परिवेश में जो साइबर क्राइम है, इससे रिलेटेड बहुत सी कंप्लेंट्स हमारे पास लैंड हो रही हैं, आ रही हैं। तो साइबर क्राइम की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में इसको हम दो बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सोशल मीडिया एप्लीकेशन से रिलेटेड और दूसरा जो है फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड। तो आज की परिवेश में जितने भी लोग हैं वो सोशल मीडिया का
खूब उपयोग करते हैं, जैसे कि आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और भी कई अदर एप्लीकेशंस हैं। तथा हम ऑनलाइन पेमेंट्स का भी जो है वो करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट सभी करते हैं, जो कि हमारे बैंक से रिलेटेड और फाइनेंशियल फ्रॉड्स के हेड में आता है। तो जो आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं उनसे रिलेटेड मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से हमारे पास क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में जो हमारा कॉमनली यूज्ड फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। फेसबुक पे इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं कि किसी ने मेरा डुप्लीकेट अकाउंट बना दिया है या मेरा अकाउंट हैक कर दिया है, और वो जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है डिफरेंट जो उसके फ्रेंड्स लिस्ट में है कि आज मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे इतने पैसे चाहिए, और वो ईज़िली लोग जो हैं पैसे जमा कर देते हैं बिना वेरीफाई किए हुए। वैसे ही व्हाट्सएप पे भी लोग जो हैं वो अपने कई मैसेंजर पे लिंक्स भेजते हैं, कोई पुरानी चीज़ें बेचते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और एक आई कार्ड उस पर पब्लिश करते हैं, जैसे कि मैं एक आर्मी मैन हूँ और मेरे पास ये गाड़ी है, ये चीज़ है, ये मैं बेचना चाहता हूँ। लोग उस पर ईज़िली विश्वास करते हैं और अपना पैसा उस दिए हुए खाते पे भेज देते हैं। जो हमारा डेटा है वो एक बहुत ही वल्नरेबल और क्रिटिकल चीज़ है। आप अपना कोई भी डेटा किसी भी प्रकार का पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो है वो डिसेमिनेट ना करें, प्राइवेसी लगाएं और सोच समझ के अपना डेटा शेयर करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे। आप अपने जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं उनमें 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन रखें, अपनी प्राइवेसी लगा के रखें, और उसके जो मॉड्यूल्स हैं उसको स्टडी करें कि इसको ऑन करने से मेरा कौन कौन सा डेटा जो है वो डिसेमिनेट हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। वैसे ही हमारे जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उससे रिलेटेड जो हमारे बैंक्स हैं उन्होंने भी सिक्योरिटी का एक पैटर्न रखा है, जैसे कि OTP है। जब तक OTP नहीं लैंड होगा तब तक जो है वो ट्रांजैक्शन मैच्योर नहीं होती है। जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन और आपका OTP का यूज़ करके जो है आपके खाते से पैसे निकालते हैं। आपको डिफरेंट लिंक्स भेजते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। जब आप उन लिंक्स को क्लिक करते हैं, उस पर कुछ जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्रेडेंशियल्स है, उसको शेयर करते हैं, तो वो आपका पैसा ईजिली निकाल लेते हैं। वैसे ही आपके रिमोटली एक्सेस एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि आपका एनीडेस्क है। कोई आपको भेजता है जी डिफरेंट वो प्रलोभन देते हैं, डिफरेंट प्रकार के प्रलोभन देते हैं कि आपका KYC अपडेट करना है, आपका जो है वो ATM कार्ड एक्सपायर हो रहा है, और इस एवज में वो आपको लिंक्स भेजते हैं और आपको रिमोट एक्सेस जो एप्लीकेशन है उनको डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। जब आप उसको डाउनलोड कर लेते हो उसके बाद भी उस पर कोड जो है वो शेयर करना पड़ता है। जब आप वो कोड शेयर कर लेते हैं तो उसके हैंडसेट का जो एक्सेस है वो फ्रॉडस्टर के पास चला जाता है, तो ईजिली आपके जो क्रेडेंशियल्स यूज़ करके वो आपके खाते से पैसा निकाल लेता है। जो आम तौर पे आजकल हमें शिकायतें आ रही हैं वो लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं, सेक्सटॉर्शन से रिलेटेड हैं, लॉटरी फ्रॉड्स हैं और जॉब फ्रॉड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के रिलेटेड फ्रॉड्स हैं, और जो भी कोई एप्लीकेशंस फ्रेश लॉन्च होता है उससे रिलेटेड जो है फ्रॉडस्टर्स यूज़ करते हैं। तो मैं आपसे जो ये कहूँगा कि आप डूज़ एंड डोंट्स की तरफ ध्यान दें कि किस तरह का आपका डिजिटल बिहेवियर होना चाहिए पब्लिक डोमेन में। आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राइवेट रखें, वही इन्फॉर्मेशन पब्लिक में डिसैमिनेट करें जो कि ज़रूरी है आपके लिए। अदरवाइज़ आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को रिजर्व रखें। अगर आपको किसी भी फ्रॉडस्टर का फ़ोन आता है, कोई लिंक आता है, कोई आपको प्रलोभन देता है, उसकी तुरंत आप शिकायत कर सकते हैं। आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि आप ईमेल के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं। आप NCRP पे जो है कंप्लेंट डाल सकते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जो कि MHA द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिसमें आप अपनी शिकायत ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। आप NCRP के टोल फ्री नंबर 1930 पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप किसी भी साइट पे ऑर्डर प्लेस करने से पहले, पैसा डिसैमिनेट करने से पहले आप उसके रिव्यूज़ चेक करें कि उसके बारे में क्या क्या रिव्यूज़ हैं, और एक ट्रस्टवर्दी साइट से ही परचेज़ करें। और अपना जो पासवर्ड है उसको रेगुलरली चेंज करते रहें, उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स यूज़ करें ताकि वो इजीली जो है वो फ्रॉडस्टर जो है उसको यूज़ ना कर सके। और अपने जो आपकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे आपका फेसबुक है उसकी प्रोफाइल पर लॉक रखें। आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करें, और साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने में घबराएं मत। आप साइबर क्राइम को तुरंत रिपोर्ट करें। जितनी जल्दी आप इसको रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी हम जो है फ्रॉडस्टर को चेज़ करने में हमें मदद मिलेगी, बिकॉज पुलिस को वो डिजिटल एविडेंसेस जो है उसके आधार पर काम करना पड़ता है।
तो पुलिस आपकी सहायता के लिए 24/7 तत्पर है। आप कभी भी रिपोर्ट करेंगे तो पुलिस आपको इमीडिएट रिस्पॉन्ड देंगे। दर्शकों, आज के कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों के व्यूज से हमने जाना कि साइबर अपराध एक गंभीर चुनौती है आज के समय की और भविष्य के लिए भी। साइबर अपराध को रोकना नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। सावधानी से हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े और सुरक्षित और आनंदपूर्वक अपने जो जीवन यापन है उसकी दिनचर्या को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ आज के अंक को यहीं पर संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए आप सभी को नमस्कार।